स्वागत है साथियों आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज का टॉपिक रहेगा अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। क्लास 11th है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में मैंने पहले लिख दिया। इसमें डिस्कस करेंगे फोर्स, फोर्स क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फिर डिस्कस करेंगे इनर्शिया, क्या होता है इनर्शिया और इसकी अलग अलग 3 टाइप्स। इनर्शिया 3 तरह के होता है, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन को। 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, डेरिवेशन उसका, जो F इजिकल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन रिलेशनशिप आता है, F इजिकल्स टू ma, इसको डिराइव भी करने वाले हैं। उसके बाद फोर्स की अलग अलग यूनिट्स होंगी, ग्रेविटेशनल यूनिट कौन सी होगी न्यूटन की, एब्सोल्यूट यूनिट कौन सी होगी, इस पर डिस्कस करेंगे। इम्पल्स क्या है ये जरूर डिस्कस करेंगे। और साथ में एक हॉर्स और कार्ट का केस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये जरूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट होता है और जब आप लिफ्ट में होते हैं तो उसमें वेट चेंज क्यों होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, उन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल की, और लास्ट में रिकॉइल ऑफ गन, ये एक्चुअली इसी का इंप्लीमेंटेशन है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का। जब भी गन को फायर करते हैं, बुलेट को, तो गन रिकॉइल करती है, वापस आती है, क्यों का आती है और रीज़न क्या होता है, और उसकी अलग अलग एट्रीब्यूट्स, मास वेलोसिटी कंसिडरेशन करके रिलेशन कैसे बनाया जा सकता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्या होती है फोर्स? देखिए हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और मैं आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ ये डेफिनेशन। फोर्स इज एन एक्सटर्नल, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एक्सटर्नल एफर्ट मतलब किसी भी सिस्टम से बाहर के, किसी भी सिस्टम के ऊपर बाहर से, किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए, इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अच्छा एक बात ध्यान है, देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जब तक डेफिनेशन लिखो आप इसको 2x पे करके सुन सकते हैं। पेशेंस शो कीजिएगा, डेफिनेशन समझना ही इंपॉर्टेंट रटना नहीं। ठीक है, ये क्या होगा, एक पुश और पुल होगा, एक एफर्ट होगा, वो करेगा क्या, दैट मीन्स विच चेंजेस, अब ये 3 चीजें इसके अंदर, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ, किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वो रेस्ट पर है तो हम बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसकी स्टेट को चेंज कर देगा, वो रुका हुआ तो उसको मोशन में लेके आ जाएगा, नहीं भी लेके आएगा तो क्या बोला यहाँ पे, ट्राइज, तो कम से कम ट्राई करेगा। या इट रेस्ट हो गया, अब उसके बाद क्या है, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको रोकेगा, तो यानी कि इट स्टॉप्स और tries to stop an object in motion। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी मोशन में है तो उसको या तो रोक देगा या रोकने की कोशिश करेगा, जितना होगा प्रयास करेगा, नहीं भी रोक पाए। और तीसरा होता है वो डायरेक्शन से रिलेटेड है, इट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की चीज़ क्या है, या तो वो चेंज करेगा या ट्राई करेगा चेंज करने की स्टेट ऑफ रेस्ट को, या तो वो रोकेगा, स्टॉप करेगा, या इट विल ट्राई टू स्टॉप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है, या वो चेंज कर देगा, या वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, प्रयास करेगा चेंज करने का किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन का। ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है, कोशिश करेगा, वो फोर्स क्या होगा, एक एफर्ट क्या होगा, उसके डायरेक्शन को चेंज करे। तो ये डेफिनेशन होती है फोर्स की जो हम बात करेंगे। ठीक है, अब इससे अगला टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको फोर्स समझ आएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और नेक्स्ट इज इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ना इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। वो क्या कहता है, इट इज अ स्पेसिफिक या इनहेरेंट, मतलब इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, मतलब इसके कारण, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू विच एन
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest, or an object in motion will remain, या इसको ना थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन भी इसी में कर लेंगे. एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डायरेक्शन will continue to do so until an external force acts upon it. इसको समझते हैं क्या कह रहा है, क्या प्रयास किया यहाँ पे हमने कि ये प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसके कारण एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे होगा वो रेस्ट पे ही रहेगा. ठीक है, मतलब अपने आप मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा. या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, या वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है ना तो अपने आप वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे. ये होती है इनर्शिया. मतलब इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ना लगे. इसको बोलते हैं इनर्शिया. इनर्शिया होता है 3 तरह का. ठीक है, इसी से डेफिनेशन आ जाएगी टाइप्स ऑफ इनर्शिया में. यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप्स. पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. आधे तो आप लोगों को समझ आ होगा क्या कहना चाह रहा हूं. इट इज द प्रॉपर्टी, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना आवश्यक है, इस पर पेशेंस रखिएगा. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच, जिसके कारण एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल remain at rest until an external force acts upon it. मतलब अभी जो ऊपर डेफिनेशन है उसी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे, वो रेस्ट पे रहेगा, अपने आप मूव नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे. तो इनर्शिया कर क्या रहा है? ये उस फोर्स को अपोज करेगा ना जो इसको मोशन में लाना चाह रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाट इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज डूइंग. इसी तरह से अब मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान होगा समझना अगला टॉपिक. इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद इनर्शिया ऑफ मोशन. ये क्या है? इट इज़, एक काम करते हैं फटाफट से ना, मैं इसको यहाँ से करता हूँ फटाफट से कॉपी एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर. यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा लेते हैं. ठीक है, और अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा. ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट, बस इतना चेंज करना मैंने. ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिमेन्स in motion. Yeah, due to which an object in the state of motion will remain in motion until an external force acts upon it. मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ना, inertia of motion क्या है? ये वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, अपने आप नहीं रुकेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई एक्ट ना करे. अच्छा देखिए, क्या ये तर्क संगत है? क्या है प्रैक्टिकल है? थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है. कोई भी फुटबॉल है, ग्राउंड पे मूव करती रहेगी, रुकेगी नहीं क्या? अपने आप रुक जाती है थोड़ी देर बाद. या कोई भी कार है, बाइक है, बाइसिकल है, अगर रोड पे चल रही है तो थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है अगर उसके इंजन को ऑफ कर दिया जाए, या उस अगर साइकिल है तो उसमें पैडल मारना बंद कर दिया जाए. ये होता है फ्रिक्शन के कारण, जिसको हम डिटेल में लॉज ऑफ मोशन के बाद अगली वीडियो में फ्रिक्शन जब हम करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. फ्रिक्शन क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में फ्रिक्शन भी. फ्रिक्शन ना हो तो हमारी लाइफ ही सस्टेन ना कर पाए. और इनर्शिया ऑफ मोशन के बाद नेक्स्ट आ जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन.
इसको समझते हैं क्या चीज़ है। अगेन द सेम थिंग, तो मैं इसको फटाफट से कॉपी जो किया था कोशिश करते हैं पे पेस्ट करने की, और इसमें भी हल्का सा चेंज करना है बस। एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट, हाँ इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, विल हैव टू ट्वीक इट लिटिल बिट, सो विल डू दैट। ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ specific direction will continue to do so until an external force acts upon it। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक दिशा में, पर्टिकुलर दिशा में मूव कर रहा है, डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो ना उस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, वो चलता जाएगा उस डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे हम इनर्शिया को डिस्कस कर चुके हैं, और हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं इनर्शिया के टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद अगला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एंड दैट इज लीनियर मोमेंटम। इसका सिंबल होता है P, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इसकी आप डेफिनेशन जब समझने का प्रयास करेंगे, सो दैट मीन्स यहाँ पे बनाते हैं, ये ना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है, ठीक है, मतलब कितना मोशन कंटेन है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये हमें पता चलता है। ठीक है, एक चीज़ के द्वारा जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो उससे और इसका रिलेशन काफ़ी गहरा है। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि इन दोनों को कैसे हम इसको एक साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बट वो जो मेजर ऑफ दैट, आप ये कह सकते हैं, वो मोशन के ऊपर जो फोर्स का इम्पैक्ट है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, सो एक्चुअली यू कैन से इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, it is the quantity of motion contained in a body। ठीक है, इसका होता है, ये क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मास विद the velocity of that object। ठीक है, सपोज करो m is mass of an object। ठीक है, v is, ये वेक्टर है, velocity ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इसका जो मोमेंटम P होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, दैट वुड बी द मोमेंटम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन कंटेंड है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन। ठीक है, कितना है, और ये कैसा होता है, इट इज अ, डायरेक्शन से आपको पता चल गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का होता है। ठीक है, यहाँ से इसकी अगर यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास का होता है देखिए किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, स्पीड का मीटर पर सेकंड, सो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर CGS में लिखेंगे इसी को तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लिखना हो तो आई थिंक आपके लिए अब बहुत आसान होगा निकालना। डायमेंशन क्या होगी, मास की m, वेलोसिटी की LT-1, सो MLT-1 ऐसे लिखते हैं, या फिर आप वो स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। ठीक, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के मास पर और डिपेंड कर रहा है उसकी वेलोसिटी पर। ठीक है, इन चीज़ों में चलते हैं। तो विद दिस लीनियर मोमेंटम इज ओवर। अब अगला टॉपिक यहाँ से जो चैप्टर का नाम है हम वहाँ से शुरू करेंगे, एंड दैट इज
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से 9th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं, तो बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है। और ये इनफैक्ट जो हम पहले जो दो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, फोर्स और इनर्शिया, ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है, वही है। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ motion, an object at rest will remain at rest। देखिए स्टार्टिंग में ना कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, अभी उनकी बात कर रहे हैं, आगे चल के हम इसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। और इसके डेरिवेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले चैप्टर, सो फोकस बनाए रखना। सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, or an object in motion will continue to do so in the specific या particular direction। कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। until an external force acts on the object, ठीक है। ये बिल्कुल जो हमने इनर्शिया पढ़ा था, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये डिफाइन करता है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कई बारी, सो दैट इज समथिंग वी कैन गो थ्रू। अच्छा, इसी तरह से न्यूटन का सेकंड लॉ को अब डिस्कस करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ विल डिस्कस नाउ एंड दैट इज वी हैव, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, लेट्स पुट इट ओवर देयर। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसको डिस्कस करने चाहें। सो इट्स सिंपल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो देखिए जो फोर्स होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो डिपेंड करती है उसके प्रोडक्ट पे, मतलब मास, उसके मास और उसके एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट पे। सो द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डिपेंडिंग ऑन द मास एंड एक्सीलरेशन का, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो फोर्स उस पर डिपेंड करती है। इसको मोमेंटम की टर्म में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। दैट मीन्स द rate of change of linear momentum, ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है उसको मोमेंटम से रिलेट किया गया, इसी का डेरिवेशन आगे करने वाले हैं। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब डिपेंड कर रही है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब ये जो चेंज होगा ना, रेट ऑफ चेंज, ये किस में होगा? इट विल ऑलवेज हैपन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अच्छा, सपोज कीजिए P इज द लीनियर मोमेंटम of an object, let's say F is the external force applied on the object। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उस पर F फोर्स लगाइए, तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है? ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब किसी भी चीज़ का रेट, मतलब उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे,
और यहाँ पे चेंज हो रहा है तो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है। सो डी बाय डी टी ऑफ पी, इसका मतलब ये है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ, डी पी बाई डी टी डिपेंड्स ऑन द फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। और ये चेंज जो होगा, ये जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है मोमेंटम का, ये हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगा, ठीक है। और जो तीसरा लॉ है वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको ना एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस, मतलब जो भी एक्शन हो रहा है उसके इक्वल एक और ऑपोजिट भी, अमाउंट मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, एक रिएक्शन जरूर होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बाकियों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस दिस वन फर्स्ट। राइट, सो लेट्स से ये एक टेबल है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड सरफेस हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, अज्यूम कीजिए यहाँ पर हमारे पास ये एक बॉक्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इस बॉक्स का मास है m, ठीक है। अब देखिए ये बॉक्स इस पे रखा हुआ है और ये नीचे क्या है, यहाँ पे अर्थ सरफेस, ठीक है, और ये अपना टेबल टॉप है, ठीक है, टेबल है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जो ये टेबल है इसके ऊपर जो बॉक्स है, तो बॉक्स पर अर्थ एक फोर्स लगा रही है अपने सेंटर की तरफ, और वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द बॉक्स। अर्थ इस बॉक्स को नीचे खींच रही है और वो किस फोर्स से खींच रही है, जितना उस बॉक्स का वेट है W, और वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, हमें पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये अब ये फोर्स लग रही है किस पर, टेबल पर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना दूँ, इवन दैट इज ओके, ठीक है। तो ये क्या है, ये फोर्स जो बॉक्स है वो टेबल के टॉप पर लगा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये बॉक्स इतनी फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा है। ये फोर्स आई कहाँ से, क्योंकि अर्थ इसको नीचे खींच रही है अपने सेंटर की तरफ यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक्शन हो गया, तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, देयर हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसीलिए क्या होता है, न्यूटन ने कहा कि ये जो टेबल का टॉप है ये भी इस बॉक्स पर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और वो फोर्स उसको बोलते हैं हम आर के नाम से, ठीक है। ये भी एक फोर्स लगा रहा है टेबल के टॉप, किस पर, बॉक्स के ऊपर, वो mg के इक्वल है। और देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे उसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है, उसका डायरेक्शन अलग है। यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू द, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे इसको ध्यान से समझना जो लिख रहा हूँ, अप्लाइड बाय द टेबल ऑन द बॉक्स। तो ये क्या हो गया हमारा रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज वेट ऑफ द बॉक्स। ये एक्चुअल में क्या है, एक्शन डन बाय द बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन टू दिस, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है, ये रहा एक्शन, तो ये रहा रिएक्शन, ठीक है। और एक्शन रिएक्शन हमेशा ये जो इन बिटवीन ये जो स्पेस है यहाँ पे बात करेंगे हम इसकी, ठीक है। एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑपोजिट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा। यहाँ पे एक्शन लगाया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है टेबल के टॉप पर, और जो रिएक्शन है वो
इस बॉक्स पे लगा रहा है। कौन लगा रहा है? टेबल लगा रहा है। ठीक है, तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई होप इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये जरूर समझ आया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक हम लेते हैं इस चैप्टर का, एंड द टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको नेक्स्ट टॉपिक, derivation of Newton's second law of motion। जो था ना, rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied on the object, वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सो फटाफट से कुछ assumption कर लेंगे यहाँ पे। चलिए, let's say small m is the mass of an object, let's say v is the velocity of an object, so linear momentum will be what? P is equals to mass into velocity। linear momentum is P is equals to mass into velocity, remember this, ये जो करा था अभी, this one, है ना, P is equals to m into v, so वही हमने लिखा, linear momentum is equals to mass into velocity। ठीक है, अच्छा अब assume कर लो, let's say F is the external force applied on the object। ठीक है जी, और ये किधर हो रहा है? ये फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई की जा रही है। ठीक है, सो देखिए, देन dp हमने मान लिया स्मॉल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम उसमें छोटा सा चेंज हुआ जब फोर्स अप्लाई की गई, तो उसके कारण ऑब्जेक्ट पे जब भी फोर्स अप्लाई की गई कोई एक्सीलरेशन आया होगा, एक्सीलरेशन आया होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी, वेलोसिटी चेंज हुई होगी तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो हमने मान लिया स्मॉल चेंज है मोमेंटम के अंदर dp, और इसको टाइम कितना लगा? इन टाइम dt, dt हमने टाइम मान लिया इस चेंज को लाने में। ठीक है, सो जैसे मैंने अभी डेफिनेशन पहले पढ़ाई थी, रेट ऑफ change of linear momentum, है ना, ये क्या होगा? rate of change of linear momentum क्या हो जाएगा? let's discuss this one, dp by dt, ये rate of change of linear momentum हो गया। now न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ सेज ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है dp बाई dt, ये चेंज नहीं डी ना पूरे पे नहीं, खाली वेक्टर्स पे, dp बाई dt ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स पे। ऑलराइट, गुड, ठीक है। नाउ सो dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू f, और हम ये भी कह सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, सेम थिंग, ठीक है। और वी कैन से f इज इक्वल्स टू k dp बाई dt, वेयर k है उसकी वैल्यू 1 है, एक्सपेरिमेंटली एक कांस्टेंट मान लिया हमने इसको, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सो f इज इक्वल्स टू dp बाय dt हमें कह सकते हैं। अच्छा देखिए, अब आपको पता है f इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ p की वैल्यू क्या होती है मोमेंटम की, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन के अंदर d बाई डी टी ऑफ v बचने वाला है केवल। अब आपको ये पता है वेलोसिटी का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा m इंटू ए, सो एफ इज इक्वल्स टू m इंटू ए। सो ये इसका डेरिवेशन के साथ साथ हमने फोर्स का एक एक्सप्रेशन निकाला, दैट इज f इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके हमने एक एक्सप्रेशन भी निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। सो विद दिस आवर पर्पस इज डन, फुलफिल्ड, वी आर डन विद दिस। अच्छा
अब अगला जो टॉपिक है हमारा, विल टॉक अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वन, एंड दैट इज यूनिट्स, जो इसकी अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स है, विल टॉक अबाउट दिस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। अच्छा, ये ना मैं आपको एक टेबल या चार्ट की फॉर्म में समझाता हूँ, टेबल तो काफ़ी लेंदी हो जाएंगी चीज़ें, बुक में भी लिखी रहती हैं, है ना। आई थिंक ये चार्ट आपको इजीली समझ आएगा। सो लेट मी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फोर्स की 2 यूनिट है, यहाँ पर डिवाइड करता हूँ मैं, एक यहाँ पे ये मान लेंगे और एक दूसरी इधर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, सो पहली होगी एब्सोल्यूट यूनिट। फोर्स की पहली यूनिट क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट। और जो दूसरी है उसका नाम हम देंगे ग्रेविटेशनल। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल यूनिट्स लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट भी 2 तरह की होंगी, ठीक है, एक होगा एसआई और एक होगा सीजीएस। तो इसके लिए भी हम ये चार्ट बनाते हैं। देखिए ना, आसान, याद करने में आसानी होगी काफ़ी इसको, टेबल की फॉर्म में, या सॉरी ये चार्ट की फॉर्म में। टेबल में या थ्योरेटिकल लिखता है फिर भी उसमें दिक्कत हो जाती है, समझने में ईजी रहता है, और ये आपका एक माइंड मैप्स की तरह काम करेगा, इसका इंप्रेशन सही पड़ेगा। यू विल हैव इट ओवर देयर। और इसी को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ ज़रा यहाँ से, डुप्लीकेट एंड लेट्स पुट इट ओवर हियर। चलिए, अब काम चल जाएगा अपना ना। एब्सोल्यूट यूनिट की जो हमने बात की, ये भी 2 तरह की है, एक होगी एसआई यूनिट और एक होगी सीजीएस यूनिट। सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो हम बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल भी 2 तरह की होगी, वो भी एसआई और सीजीएस होगी। तो इसी को कॉपी कर देते हैं, लेट्स डू दिस। ये भी 2 तरह की होंगी, एक ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट और एक होगी सीजीएस एसआई यूनिट, ठीक है। तो अब वापस आते हैं हम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट। तो जो एसआई यूनिट होती है, मार्कर चेंज कर दें, ऐसे, दैट इज न्यूटन, सिंबल होता है इसका एन। और जो सीजीएस यूनिट होती है दैट इज डाइन, ठीक है, डाइन स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं इसको सीजीएस में। अच्छा, अब इसका जो रिलेशनशिप होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, अच्छा देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मास का 1 kg इंटू एक्सेलरेशन का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट लिख रहे हैं। सो 1 न्यूटन क्या हो गया? 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। डाइन जो होता है, 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहता है, ठीक है। और इन दोनों का आपस में रिलेशन जो होता है दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा, इसलिए इसको ध्यान रखें, सदैव भूलना नहीं है, ठीक है जी। लेट्स डू दिस। सो ये हो गया एब्सोल्यूट यूनिट। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब यहीं से डेफिनेशन आपको पूछा जाए कुछ भी, यू कैन डू दैट ऑफ दैट। सिमिलरली अगर ग्रेविटेशन, इसको ना एक काम करते हैं, पार्टीशन देते हैं हल्का सा, थोड़ा सा ना कंबाइंड ना हो। सो लेट मी जस्ट डू इट ओवर हियर, ये यहाँ पर, लेट्स डू दिस, हल्का सा पार्टीशन दे दिया, चलो ये डन। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं ग्रेविटेशन में। जो ग्रेविटेशन में एसआई यूनिट है उसको बोलते हैं किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, इसको बोलते हैं। यहाँ पर ना मार्कर चेंज कर देता हूँ मैं, एक जैसे दिखेगा। सो ब्लैक लिखते हैं, यस। ग्रेविटेशन में होता है किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, केजीएफ, केजीएफ बेंगलोर वाला नहीं, इट्स डिफरेंट। और जो सीजीएस होता है दैट इज ग्राम वेट या ग्राम फोर्स बेस को बोलते हैं, ठीक है। यूनिट देखिए, अगर आप यहाँ पे बोलेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे, 1 किलोग्राम वेट या 1, क्या बोलेंगे इसको, 1 kgf किलोग्राम फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास होता है 1 kg, एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिलेटेड विद द ग्रेविटी, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दैट बिकम्स 9.8 न्यूटन, ये इसकी वैल्यू होती है। 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन।
इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये आया कैसे, मास की वैल्यू 1 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस बिकम्स 9.8 न्यूटन होता है ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह से ग्राम वेट में वैल्यू हो जाएगी, बस उसमें क्या हो जाएगा 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स is equals to 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर था, ठीक है, 9.8 जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था जी की वैल्यू, उसको हमने 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। सो दिस बिकम्स हाउ मच 980। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ये पढ़ चुके हैं इज इक्वल्स टू डाइन, सो 980 डाइन हो जाएगा, ये दूसरा रिलेशनशिप, ठीक है। सो विद दिस you should be able to solve all the numericals that includes the different units of force। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गया, इसका डायमेंशन, तो वो अब आपके लिए बहुत आसान है। डायमेंशन क्या होगा, फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का डायमेंशन m, एक्सीलरेशन का LT-2, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो वेरियस यूनिट्स मैंने बताई हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज इम्पल्स, ठीक है। सो जैसे मैं बता रहा था आपको जब लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा था कि इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का रिलेशनशिप भी शो करेंगे। लीनियर मोमेंटम था मोशन कंटेंट, जो इम्पल्स है वो बताता है कोई भी फोर्स कितना इफेक्टिव है, ठीक है। सो इट टेल्स यू द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फोर्स, किसी भी फोर्स का टोटल इफेक्ट कितना आया, ठीक है, इज गिवन बाय इम्पल्स। सो आप इसको ये कह सकते हैं, इट टेल्स अस द, इट टेल्स अस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फोर्स, ठीक है। मतलब कोई भी फोर्स कितने समय के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हुई और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, दैट इज इम्पल्स। तो आप इसको कह सकते हैं इम्पल्स आई इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। और इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। डेरिवेशन इसका फटाफट से करते हैं, देखिए ये तो आ गया, इसको लीनियर मोमेंटम से रिलेट करना है बस इसको। सो अज्यूम कीजिए लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका P इज द लीनियर momentum of an object. Let's say F is the external, उस ऑब्जेक्ट पे ना F है वो जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। F क्या है, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो नाउ इट्स इजी फॉर यू, अकॉर्डिंग टू Newton's सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास एक चीज़ आई थी F इज इक्वल्स टू dP/dt, हमें पता था, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से आप ये कह सकते हैं इजीली दैट F इंटू dt इज इक्वल्स टू dP, करेक्ट, यू कैन से दैट dP को हमने राइट में छोड़ दिया और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया F के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। मतलब जब टाइम 0 से t सेकेंड चेंज हुआ, उस टाइम पर मोमेंटम हमारा P1 से P2 हो गया, सपोज कीजिए, ठीक है। जब टाइम 0 था तो मोमेंटम था, जब टाइम 0 था मोमेंटम था P1, जब टाइम t हुआ, कुछ भी चेंज हुआ t सेकेंड्स, सो मोमेंटम हो गया P2, ठीक है। सो जैसे ही टाइम चेंज हुआ 0 टू t, मोमेंटम चेंज हो गया P1 टू P2। नाउ इन दिस केस अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस अबव इक्वेशन, सो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, विद इन लिमिट्स। अगर हम बात करें कि इस इक्वेशन को विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट करेंगे, ये f बाहर आ जाएगा, सो यहाँ अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 टू t, और ये सेम P1 टू P2,
ठीक है। अच्छा, ये P1 टू P2 हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। P1 टू P2 और dp का इंटीग्रेशन। नाउ f, अब ये आपको पता है, इन केस ये छोटा सा एक साइड में लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा उसके लिए, जिसको आता होगा प्लीज़ डोंट माइंड इट दिस, राइट। सो इंटीग्रेशन dx को आप लिखेंगे ऐसे 1 इंटू डी, ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, किसी की भी पावर 0 कर दो तो वो 1 होता है, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे x पावर 0 से। अब इंटीग्रेशन, आपका फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, t बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होगा, x की पावर इंटीग्रेशन x पावर 0 dx क्या होगा, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो x ही बचेगा ना यहाँ से। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर x होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t, और लिमिट होगी 0 टू t, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसी तरह से dp के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या हो जाएगा, p, और लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट p1 टू अपर लिमिट p2, ठीक है। सो f t माइनस 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे एक बार अपर लिमिट, गिव्स यू p2 माइनस p1। सो इन अ नटशेल ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम गिव्स यू p2 माइनस p1। सो एक और रिलेशन आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू इम्पल्स I। तो इम्पल्स एक आपका हो सकता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, और दूसरा हो सकता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द इम्पल्स, ठीक है। इन केस ये तो था एक्सटर्नल फोर्स, इन केस अगर वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ठीक है, जनरली आप वेरिएबल फोर्स ही देखेंगे रियल लाइफ में, तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसका इम्पल्स कैसे निकलेगा, तो मैं यहाँ आपको ये, अगर ये ग्राफिकल मेथडोलॉजी के थ्रू अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो उसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। आई शो यू राइट नाउ। ये x और y एक्सिस अज्यूम कर लिया हमने, x एक्सिस पे हमने अज्यूम कर लिया हियर वी हैव टाइम एंड हियर वी हैव फोर्स, ठीक है। तो सपोज करो एक कोई भी वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, ये p q, ये pq ग्राफ है, ठीक है। सो ये जो pq वाला जो ग्राफ है, इसका एरिया ही हमें इम्पल्स देगा, हमें याद रखना है। सो इम्पल्स बाय वेरिएबल फोर्स वो नॉर्मली क्या होगा, एफ डॉट डी टी, पढ़ा था भी हमने, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, T1 टू T2, दिस इज गिवन बाय एरिया ऑफ पी क्यू। एरिया अंडर पी क्यू मतलब ये जो पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया क्या देगा, फोर्स टाइम ग्राफ का ये जो एरिया होगा ये आपको देगा इम्पल्स। सो इसको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। ये कब होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम बात करेंगे वेरिएबल फोर्स की। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम इसकी बात करेंगे, हम एरिया इस तरह से निकाल पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इम्पल्स ओवर देयर। तो आई होप आपको इम्पल्स समझ आया होगा। इसका जो यूसेज है वो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, फोर्स इनटू टाइम की हेल्प से भी आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो, और आप इसको चेंज इन लीनियर मोमेंटम के टाइप से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट जो केस आता है जनरली, उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज हॉर्स एंड कार्ट सिचुएशन। ये केस, ये जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो हाउ द हॉर्स इज एबल टू पुल द कार्ट, कोई भी जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, किसी भी कार्ट को पुल कैसे करता है। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं इसको। एक हम ये सपोज कीजिए ये रहा हमारा कार्ट, ठीक है, यहाँ पर ये इसका व्हील है, ये एक कार्ट है, सपोज ये कार्ट है, और यहाँ पर ये कि व्हील लगा हुआ है इस पर, ठीक है। अब इसको एक हॉर्स पुल कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और ये हॉर्स को हमने एक ऑब्जेक्ट, ये हॉर्स ले लिया, बनाने, ठीक है, डॉट ले लेते हैं, सपोज ये हॉर्स है, ठीक है जी। ऑलराइट, नाउ अब देखिए कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करने वाली हैं। तो सबसे पहले, अच्छा ये अज्यूम कर लो ये रहा ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पे हॉर्स एंड कार्ट अब देयर, ठीक है। नाउ देयर आर मल्टीपल फोर्सेस। पहली फोर्स होगी देखिए
इस कार्ट पे एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, वो होगा इस कार्ट का अपना वेट mg, ठीक है, और एक होगी फोर्स इस पे अपवर्ड, वो होगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन। सो कार्ट पे नॉर्मल रिएक्शन R1 मान लिया, ठीक है। m इज़ द मास ऑफ कार्ट, स्मॉल m, ठीक है। इसी तरह से जो हॉर्स है इस पे भी कुछ फोर्सेज एक्ट करेंगे, इसका अपना वेट डाउनवर्ड, सपोज कैपिटल mg, m इज़ द मास ऑफ हॉर्स, कैपिटल M, ठीक है। और इसके ऑपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो सपोज को लो R2, R2 क्या है, R2 है नॉर्मल रिएक्शन ऑन हॉर्स फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और फोर्स होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगी एक टेंशन आएगी यहाँ पे, करेक्ट, टेंशन T आ जाएगी, और ये जो टेंशन होगी दोनों इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग से और टेंशन हमेशा बॉडी से अवे एक्ट करती है, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब और कोई फोर्स है, यस, एक और फोर्स है, वो कौन सी फोर्स, अब जब ये जो हॉर्स है, देखिए ये आराम से तो खड़ा हुआ है, जब इसको पुल करेगा तो हॉर्स को पुश करना पड़ेगा ग्राउंड को अपने फीट से। तो सपोज हॉर्स का फीट, मैं इसका ना एरो चेंज कर देता हूँ कलर का, ये रहा, ये वाला कलर का बना देते हैं एरो। सपोज ये हॉर्स का फीट है, तो यहां से हॉर्स ने F फोर्स अप्लाई की ग्राउंड पर, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट ग्राउंड ने हॉर्स पे एक और नॉर्मल रिएक्शन लगाया R के बराबर, ठीक है। ये कब, जब हॉर्स ने एक एक्शन किया अपने फीट के द्वारा F फोर्स अप्लाई करके। सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस R को ना रिजॉल्व कर दो, अगर आप इस R को रिजॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा R cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा वो हो जाएगा R sin थीटा, ठीक है। R cos थीटा और R sin थीटा, ये दो कंपोनेंट हो गए हमारे। अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि ये जो हॉर्स है आगे पीछे अभी मूव नहीं कर रहा है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, सो दैट मीन्स, और ये अप डाउन मूव नहीं करने वाला, उसकी बात नहीं कर रहे, अभी जस्ट अंडरस्टैंड द फ्री बॉडी डायग्राम, या इस फोर्सेस को समझते हैं कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो एट दिस मोमेंट देखिए, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रही है, वेट ऑफ द कार्ट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कार्ट बाय द ग्राउंड। नाउ दिस टेंशन is balanced by this and R and this one, right? These are two the balancing forces over there, ठीक है। एक्चुअल बैलेंस होगा, इसी को मूव करवाएंगे आगे। नाउ जो हॉर्स का वेट है mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन R2 और R sin थीटा मिलकर के ऊपर। तो नेट फोर्स कौन सी, जो जिसके थ्रू ये जो हॉर्स इसको पुल कर रहा है आगे, ठीक है, ये होगी R cos थीटा। लेकिन ये किसके अगेंस्ट एक्ट करेगी, एक और फोर्स होगी जो यहाँ पे एक्ट करने वाली है, और वो होगी, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, वो होगी ये वाली फोर्स। इसको देखते ही आप लोग समझ जाएंगे, दिस इज सपोज स्मॉल f। स्मॉल f क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट हॉर्स R cos थीटा फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये हॉर्स कब गाड़ी को मूव करवा पाएगा, जो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है कम से कम उससे ज्यादा होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की फोर्स, तभी आगे मूव करेगा, वरना मूव नहीं करेगा। मींस जो R cos थीटा है, R cos थीटा, ठीक है, दिस मस्ट बी लार्जर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, ठीक है, तब जाकर एक कार्ट है जो वो आगे मूव करेगी। सो R cos थीटा फोर्स से मूव करेगा, बाकी सारी फोर्सेस T1 ये T और T बैलेंस हो जाएगी, R1 mg बैलेंस हो जाएगा, R2 प्लस R sin थीटा बैलेंस हो जाएगा mg के साथ। तो केवल R cos थीटा है जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगी, और फ्रिक्शन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करने का कोशिश करता रहेगा, ठीक है जी। सो दिस वाज द हॉर्स एंड कार्ट केस दैट वी हैड टू डिस्कस। अब अगला टॉपिक है अभी, एंड दैट इज apparent weight, apparent weight of a man in an elevator,
किसी भी इंसान का एलिवेटर में एपरेंट वेट क्या हो जाता है। देखिए जो नॉर्मल हमारा वेट है जब उसे मेजर करते हैं और अगर लिफ्ट मूव कर रही हो उसमें मेजर करें वेइंग मशीन में तो वो अलग अलग आता है, ठीक है। तो उसी के कुछ केसेस हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सो फर्स्ट केस हम लेते हैं, लेट्स से व्हेन लिफ्ट या एलिवेटर इज एट रेस्ट। मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये एलिवेटर है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे द पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इन दिस केस इस पे जो फोर्सेस है कौन कौन सी एक्ट कर रही है, एक फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। सपोज इस ऑब्जेक्ट का m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ मैन कर देते हैं, ठीक है, m मास है, ठीक है। नाउ तो इस पे एक इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो आपको पता है इस पर एक और फोर्स एक्ट करेगी और वो होगी नॉर्मल रिएक्शन R। सो इन दिस केस R इक्वल्स टू mg। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर है, ठीक है। तो जो वेइंग मशीन है, यहाँ पे जो मशीन हमने लगाई हुई है, ये एग्जैक्ट वेट शो करेगा कि उसका मास इंटू एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट है वही नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है यहाँ पे देखिए, कहीं मूव कर रहा है नहीं। सो नेट फोर्स इज व्हाट, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स R माइनस mg विच इज जीरो। नेट फोर्स है ही नहीं, इसीलिए तो आया ये R इक्वल्स टू mg, ठीक है। सो एपरेंट वेट, जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको हम एपरेंट वेट बोलेंगे, ठीक है। सो एपरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट। ये था फर्स्ट केस जब लिफ्ट या एलिवेटर किस पे थी, रेस्ट पे। अब सेकंड केस लेते हैं, देखिए इसको समझते हैं कि सपोज करो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं। हाँ तो इस टॉपिक से ही समझ आ गया होगा, व्हेन लिफ्ट मूव्स यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, R इक्वल्स टू mg, एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू द एक्चुअल वेट, दोनों में सेम रहने वाले। का एक्सीलरेशन तो है नहीं तो नेट फोर्स कुछ लगेगी नहीं उस पर, ठीक है। अच्छा अब थर्ड केस लेते हैं, ये अपवर्ड मोशन में हो चाहे डाउनवर्ड मोशन में हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड केस, व्हेन लिफ्ट moves upward with acceleration a एक्सीलरेशन से लिफ्ट है जो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इन दैट केस मैं इसको कॉपी करता हूं, डुप्लीकेट, ओके, वन सेकेंड, आई थिंक यस, सो विल पुट इट ओवर हियर, ठीक है जी। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो दैट मीन्स इसको सिग्निफाई करने के लिए जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है सो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, जितना इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है ना, नेट फोर्स तो ये होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे एक्चुअल में फोर्स केवल दो थी है, एक तो था इसका नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर नेट फोर्स ऊपर है मतलब जो ज्यादा फोर्स है, इसको ना लेमन टर्म से समझिए जैसे कि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है नीचे वाली फोर्स से, सो R इज ग्रेटर देन mg, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं इसको, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अच्छा नेट फोर्स क्या है, F विच इज इक्वल्स टू R माइनस mg, और F क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, सपोज ऑब्जेक्ट में a एक्सीलरेशन हो रहा है, इक्वल्स टू R माइनस mg। यहाँ से R क्या हो जाएगा, ma प्लस mg, m को कॉमन ले लो,
a प्लस जी। सो क्लियरली यहां से दिख रहा है जो एपरेंट वेट r है वो रियल वेट mg से ज्यादा है, उसमें m में ऐड हो रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। कब? अगर ये लिफ्ट a एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा तो जो एपरेंट वेट है वो ज्यादा होगा, मतलब आदमी को ज्यादा हैवी लगेगा, उस टाइम पे जो रीडिंग होगी वो मशीन भी ज्यादा दिखाएगी। ठीक है, सो एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट। फोर्थ कंडीशन लेते हैं, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड with एक्सीलरेशन a एक्सीलरेशन से अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी तो एक काम करते हैं, इसको फिर से मैं डुप्लीकेट कर दूं। ठीक है, लेट्स से दिस इज द केस एंड हियर, अब हमारा केस क्या है, जो लिफ्ट है ना वो डाउनवर्ड मूव कर रही है a एक्सीलरेशन से। अब देखिए, क्योंकि ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, फोर्सेस केवल दो ही हैं, एक एक्शन है जो वेट mg के बराबर है, एक रिएक्शन है जो कि r के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन r के बराबर है। नाउ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, दैट मींस डाउनवर्ड फोर्स इज हायर देन द और ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स, सो नेट फोर्स क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, नाउ और ये डाउनवर्ड होगी, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसी बात को। So net force is equals to downward force mg minus upward force, क्योंकि वो स्मॉलर है इस टाइम पे r, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg माइनस r, और यू कैन से r इक्वल्स टू mg माइनस ma, और यू कैन से r इज इक्वल्स टू mg माइनस ए। तो यहाँ पे mg में से ma निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस केस में एपरेंट वेट जो होगा इट इज लेस देन द एक्चुअल वेट। यहां पे जब ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो ऑब्जेक्ट अब हल्का महसूस करेगा, अब उसका जो वेट है वो कम दिखाई देगा हमें जो रीडिंग होगी। ठीक है, ये केस था, ये हो गया फोर्थ। अच्छा, इसमें एक केस और लेते हैं एंड दैट इज फिफ्थ केस ले लेते हैं। इन केस ऑफ फ्री फॉल, मतलब सपोज करो ये जो लिफ्ट है ऊपर से वायर कट जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट इन केस सपोज कीजिए अगर ऐसा कभी कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल फ्री फॉल में आ जाए, ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ठीक है, इफ दिस हैपन्स तब क्या होगा, अगर ये केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे, ठीक है, तो इन दैट केस ये फ्री फॉल हो गया ना, ये फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स, अच्छा ये फ्री फॉल नीचे हो रहा है, सो नेट फोर्स अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फ्री फॉल में एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ठीक है, तो नेट फोर्स एम ए इज इक्वल्स टू एम जी माइनस आर होगा, और आर इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम जी माइनस ए, आर की वैल्यू। और अभी हमने पढ़ा फ्री फॉल के अंदर क्या होगा, जो एक्सीलरेशन वो ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, सो एम इंटू जी माइनस जी, सो आर क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। सो एपरेंट वेट क्या आ जाएगा, जीरो। तो उस व्यक्ति को क्या फील होगा, उसको कोई वेट इन रीडिंग शो नहीं करेगी, तो व्यक्ति कैसा फील करेगा, वेटलेस। इस सिचुएशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, अगर वो फ्री फॉल काम करे। एक और कंसिडरेशन कीजिए, ये था फ्री फॉल हो गया। ठीक है, अब अज्यूम कीजिए, लेट्स से व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड with acceleration greater than g। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा से अगर वो मूव करे डाउनवर्ड, तो देखिए सिचुएशन यही रहने वाली है, ये सारी सिचुएशन होगी, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर दूँ। ठीक है, सेम सिचुएशन हो जाएगी, इसको समझते हैं आप।
तो हमारे पास ये जो है ना, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, जी माइनस ए यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है, ये छोड़ दिया। अब देखिए, नाउ वी नो एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन जी, एक स्मॉल जो जी है उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए जी में से अगर उससे बड़ी चीज़ को माइनस करोगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो मीन्स एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ही विल राइज टू द, ये कहाँ से, मतलब वहाँ पे चल जाएगा बिल्कुल लिफ्ट के टॉप पे, रूफ, ही विल राइज टू द रूफ ऑफ द लिफ्ट, समझे, मतलब ऊपर जाकर के लिफ्ट के छत पे चिपक जाएगा जब तक ये मूव कर रहा होगा नीचे, बाद में गिरेगा चोट लग जाएगी, वो अलग केस है। सबसे पहली कंसिडरेशन इसमें हमें लगने होगी, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो किस में होगा, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जिसमें एक्सटर्नल फोर्स, आइसोलेटेड सिस्टम मींस नो एक्सटर्नल फोर्स, जिस पे एक्सटर्नल फोर्स का कोई इंपैक्ट ना हो, उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। सो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर लीनियर मोमेंटम हर ऑब्जेक्ट का, सारी बॉडीज का कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, ठीक है जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पे लिख दीजिए, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। सो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। चलिए तो कंसीडर करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अब मान लो पी ए है इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, और पी बी है इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। उसके बाद सपोज दे कोलाइड इन द सिस्टम, ठीक है, लेट्स से ए एंड बी कोलाइड, और ये आइसोलेटेड सिस्टम में कोलाइड करें, ठीक है। सो उससे क्या होगा, एफ ए बी मान लिया हमने, फोर्स exerted on object A by object B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। इसी तरह से एफ बी होगा, वो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाय A। भाई जब A B पे फोर्स लगा तो B भी A पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। ऑलराइट, सपोज करो ये जो कोलिजन हुआ, दिस कोलिजन हैपेंड फॉर स्मॉल टाइम dt, dt टाइम के लिए कोलिजन हुआ, ठीक है। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑन ए इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम क्या बताएगा हमें, अभी पढ़ा था हमने, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, वो कितना होगा, एक काम करते हैं यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, जब ये कोलिजन हो ना तो मोमेंटम में जो चेंज आया पी ए डैश और पी बी डैश, ठीक है, न्यू मोमेंटम ऑफ ए और ये न्यू मोमेंटम ऑफ बी मान लिया, ठीक है। अच्छा, सो चेंज क्या होगा, न्यू मोमेंटम ए का दैट इज पी ए डैश, ठीक है, माइनस ओरिजिनल, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, सो दैट इज पी ए, ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। इस तरह से फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये क्या देगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, वो क्या होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ बी मतलब पी बी डैश, माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बी मतलब पी बी, ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता, थर्ड लॉ सेज फॉर एवरी एक्शन वी हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू एफ बी है, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, पी ए डैश माइनस पी ए, ठीक है,
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ पे वैल्यू पड़ता है उसकी, पी बी डैश माइनस पी बी, ठीक है। नाउ दैट इज पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी बी डैश प्लस पी बी, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब इसको एक काम करो, इधर ले आते हैं। सो पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल्स टू, पी ए को इधर ले जाओ, पी ए प्लस पी बी। अब देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, ए का मोमेंटम प्लस में बी का मोमेंटम। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, ए का मोमेंटम नया वाला साथ में बी का मोमेंटम। सो दोनों इक्वल हैं, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इससे क्या प्रूव हो रहा है, जो हमने भी पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब कोलिजन से पहले जितना लीनियर मोमेंटम है उतना ही कोलिजन के बाद भी है। आई होप आपको ये यहां से क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे शुरू करते हैं, दैट इज रिकॉइल ऑफ अ गन। इसको समझते हैं। लेट्स से एम बी इज द मास ऑफ बुलेट, ठीक है। लेट्स से दिस इज द गन एंड दिस इज द बुलेट, दिस इज जी, दिस इज बी, गन एंड बुलेट, ठीक है जी। ऑलराइट, सो लेट्स से m इज द मास ऑफ बुलेट mb and mg is the mass of gun. Let's say vb is the velocity of bullet and vg is the recoil velocity of गन। रिकॉइल क्या, जब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा था, वीडियो स्टार्ट कर रहा था, जब मैंने बताया था ना, जब आप बुलेट को हिट करते हो, ट्रिगर प्रेस करते हो तो बुलेट सामने जाती है। वो एक्शन हुआ किस पे, बुलेट पे, ठीक है। तो ये एक्शन हुआ बुलेट पे, देखिए बुलेट सामने जाएगी, ये ट्रिगर यहाँ पे था, ट्रिगर आपने प्रेस किया, बुलेट आ गई, एक्शन हुआ बुलेट पे, ठीक है। किसने किया, गन ने बुलेट को आगे भेजा। तो बुलेट भी तो रिएक्शन करेगी, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, तो बुलेट गन को पीछे पुश करेगी तो गन भी पीछे की डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना। एक्शन हुआ गन के द्वारा बुलेट पे, बुलेट आगे गई, तो रिएक्शन होगा बुलेट के द्वारा गन पे, गन भी पीछे आएगी, थोड़ा सा पीछे आती है। इसीलिए क्या होता है, जब भी हम शूटिंग करते हैं, जब भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो बताया जाता है द गन हैज टू बी अलाइंड विद योर शोल्डर, और शोल्डर के साथ ना बिल्कुल चिपका करके हिट करना चाहिए, वरना बहुत तेज, इवन इट कैन ब्रेक योर बोन, बहुत जबरदस्त झटका लगता है, ठीक है। सो दैट्स वाई, यही कारण होता है। नाउ अब एक समझिए, बिफोर द फायरिंग, ठीक है, फायरिंग नहीं हुई है अभी, मार्कर चेंज करते हैं, यस। नाउ बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम कंजर्व रहता है, हमें पढ़ चुके हैं। सो बिफोर फायरिंग लीनियर मोमेंटम, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं। सो लेट्स से लीनियर मोमेंटम, पूरे सिस्टम की बात करें, गन प्लस बुलेट, ठीक है, गन प्लस बुलेट बिफोर फायरिंग मस्ट बी इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है जी। ऑलराइट, अब देखिए मोमेंट मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्योंकि फायरिंग से पहले तो दोनों रेस्ट पे है, प्लस में मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, जीरो होगी दोनों की वेलोसिटी फायरिंग से पहले। बाद में मोमेंटम ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो हो जाएगा टोटल जीरो। सो एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू जीरो, और एम जी वी जी इज इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी, और वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी बाय एम जी। ये एम जी ना जी सब्सक्रिप्ट है, ध्यान रखना, गन है ये, वेट नहीं है।
सो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज दिस मच। ठीक है जी। सो इस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ अ गन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप टॉपिक आपको समझ आया होगा। कैसी लगी वीडियो आज की? ये पूरा एक शॉट के अंदर क्लियर करने की कोशिश की मैंने। अच्छा, इसमें ना एक दो टॉपिक और हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं वीडियोस पहले भी। एक तो कनेक्टेड मोशन का है, पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या फिर इसको ना जो आई बटन है उस पर डाल देंगे, या फिर जो एंड स्क्रीन है वहां पे डाल देंगे। ठीक है, और उसके अंदर एक और है कॉन्करेंट फोर्सेस, लामीज थ्योरम का क्या यूज होने वाला है, ये भी डाला हुआ है। ठीक है, सो मेरी ऐसी आशा है ये मेरा वीडियो बनाना कारगर होगा, और आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे आप इसको पढ़ करके इससे कुछ सीखेंगे, और लाइफ में ये चीज़ आपको आगे हेल्प करेगी 11th स्टैंडर्ड में इस टॉपिक लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे पता चलेगा मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा। अब तक इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और यस, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिएगा। थैंक यू सो मच।